नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धूरी। इस कहानी को छपते छपते उत्सव विशेषांक से लिया गया है। इसको लिखा है कामना सिंह जी ने और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी धूरी। तुम्हारा घर कितना सुंदर है सुहानी। किटी पार्टी में जब यही सराहना तेर उठी तो सुहानी मुस्कुरा दी और बोली, अरे मुझे बचपन से ही घर सजाने का बहुत शौक है। पढ़ाई के बाद जो समय बचता था मैं इसी काम में लगा देती थी। चलो भाई, अब काफी देर हो गई, हम सब भी चलते हैं। चूंकि सुहानी का कमरा सेकंड फ्लोर पर था, इसलिए सीढ़ियां उतरकर सभी नीचे आ गई। बरामदे पर पड़े पलंग पर सुहानी की सास उर्मिला देवी दिखाई दी। उनकी देखभाल करने वाली नर्स भी पास ही में खड़ी थी। सबके नमस्ते का मुस्कुराकर जवाब देते हुए उन्होंने सुहानी से पूछा, हो गई तेरी पार्टी? जी मम्मी जी, कहकर सुहानी सबके साथ बाहर निकल गई। गैलरी पार करके मेन गेट पर आकर आखिर वीना ने पूछ ही लिया, तुम्हारी मम्मी जी हमेशा यहीं क्यों पड़ी रहती हैं? मेरा मतलब है इस जगह कोई मूर्ति, पेंटिंग या गमला सजा देने पर घर की शोभा कई गुना बढ़ जाती। आते जाते भला बीमार इंसान का चेहरा कौन देखेगा? ये बात तो उन्हें ही सोचनी चाहिए। खैर प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, मैंने तो एक जनरल बात बोली है। चलो यार, अब मैं भी चलती हूँ। हाँ, ओके बाय। वीना को विदा करके वह अंदर आ गई। सासू माँ के जिस जगह लेटने बैठने की यह सालों से आदी थी, आज पहली दफा उनकी वहां उपस्थिति उसे चुभ सी गई। और शाम को पति निशांत के सामने सुहानी के मुंह से निकल ही पड़ा, सुनो, अगर मम्मी जी का पलंग किसी और कमरे में डलवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? किसी कमरे में? लेकिन क्यों? निशांत की बाहों पर बल पड़ गए। वो क्या है ना कि मैं भी जॉब में हूँ, कई महिला संगठनों से जुड़ी हूँ, इसलिए मेरी परिचित महिलाएं, सहेलियाँ सब बरामदे से होकर ही मेरे कमरे में पहुँचती हैं। सुहानी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पर मम्मी किसी को तुम्हारे कमरे तक जाने से रोकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर जब वे लोग इधर से निकलती हैं तो कभी ना कभी मुझे भी बड़ा अटपटा लगता है। वो लोग सोचती ज़रूर होंगी कि बरामदे में ही अस्पताल बना देने की इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। सुहानी, तुम बहुत ज़्यादा बोल जाती हो, और वो भी बिना सोचे समझे। एक रोगिणी की मनोस्थिति को समझने की कोशिश करो तुम। निशांत गंभीर हो उठा। बरामदे में रहने से वे खुद को परिवार के बीच महसूस करती हैं। घर की एक एक आहट उनके कानों में पड़ा करती है। बच्चे स्कूल जाएं या पार्क, उनको सबका आना जाना दिखाई देता है। सबसे संवाद जोड़े रखती हैं। जो इंसान चलने फिरने से लाचार हो, उसे घर के एक कोने में पटक देना क्या हमारी इंसानियत कहलाएगी? ऐसे कम से कम आते जाते हम उनसे हालचाल तो पूछते ही हैं, पर उनकी सुख सुविधा हमारी आंखों के सामने रहती है। इस नजर से तुम क्यों नहीं देखती हो? मैंने उनको इसी घर में चलती फिरती, घूमते हाल में सालों साल देखा है। पहले ही बीमारी की वजह से बाहरी दुनिया से कट गई हैं, और उन्हें एक कमरे में बंद करके निर्वासन का दंड देना ना मुझे पसंद आएगा और ना पापा को। निशांत ने फैसला सुना दिया। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? निशांत ने उसे गहरी निगाह से देखते हुए कहा, कल तक तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था, आज अचानक किस कीड़े ने काट लिया है? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सुहानी उसके गुस्से से सहम गई। बात आई गई हो गई। एक एक करके पूरे 5 साल और निकल गए। सुहानी ने वह बात दोबारा नहीं उठाई, पर मन से निकली भी नहीं। उर्मिला देवी भी अब नहीं रही। थोड़े दिन में सभी इस शोकाकुल वातावरण से उभर कर अपने अपने काम में लग गए। सुहानी भी सामान्य दिनचर्या पर आते हुए अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस से आते समय जब वो घर में गैलरी पार करके पिछले बरामदे में पहुंची, तो अभ्यस्त कान किसी चिंता युक्त कंठ स्वर ना सुनाई पड़ने पर
असहज हो उठे। आज बड़ी देर हो गई बेटा, कोई मीटिंग थी क्या? मन में एक धक्का सा लगा। आज उसकी अगवानी करने वाला कोई नहीं था। ऊपर जाकर बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने अपना शाम का दूध पी लिया ना? बच्चों ने एक बार उसका चेहरा देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ बोले नहीं। बच्चे क्या बताते, वे खुद जानती थी कि दीवार पर टंगी घड़ी से समय देखकर सबके खाने पीने की फिक्र सिर्फ उर्मिला देवी ही रखती थी, जो सालों साल अपाहिज अवस्था में पलंग पर ही थी। अगले दिन शुक्रवार था। सुहानी का व्रत था जो वो बचपन से रखती आ रही थी। ऑफिस जाते हुए घर की सीढ़ियां उतरते ही पांव स्वतः ठिठक गए, क्योंकि बरामदा खाली था। इसलिए कोई स्नेहिल आवाज कानों में ना पड़ी। बेटा, तेरे लिए टिफिन में फल रखवा दिए हैं, याद से खा लेना। फोन करके जब तक 2 बार याद ना दिलाऊं तो काम के आगे अपना खाना पीना भी भूल जाती है। पर आज कोई उसका सुख दुख पूछने वाला नहीं था। आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए सुहानी एक झटके से बाहर निकल गई। ऑफिस से जब शाम को घर लौटी तो उसकी फ्रेंड वीना का फोन आया। हाँ सुहानी, सुन, मैं आज ही बाहर से घर वापस आई हूँ। तुम्हारी सासू जी के ना रहने की खबर सुनी। सुन, मैं तेरे से मिलने आ रही हूँ, ओके? उसने कहकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद वीना आई। ऐसे मौके पर जो शोक संवेदना दी जाती है प्रकट की। नीचे उतरते ही खाली बरामदा देखकर वीना के पांव रुक गए और बोली, अरे सुहानी, अभी जगह तू मन चाहे ढंग से सजा सकती है। सुहानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 1 मिनट रुक, अभी तेरे सामने ही इस काम को संपन्न किए देती हूँ। एक विशाल पोर्ट्रेट उर्मिला देवी का लाकर उसने वहां लगा दिया। वीना स्तब्ध रह गई और बोली, यह क्या सुहानी? सुहानी गुनगुना सी उठी। पिछले 15-20 दिन में यह खाली जगह मुझे किस कदर सालती रही है तू समझ नहीं सकती वीना। मम्मी जी इस घर की आत्मा थी। उनके बिना यह घर निष्प्राण देह भर रह गया है। आज से वह अपनी पुरानी जगह रहेंगी और आते जाते हम सब उनका आशीर्वाद पाते रहेंगे। सुहानी के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि के साथ साथ तनिक मलाल भी था। मन में एक दिन उठे मूर्खतापूर्ण इरादे के लिए शायद उसकी आंखों में क्षमा याचना थी। मम्मी जी ही इस घर की धुरी थी। यह छोटी सी बात वह उनके जीवन काल में क्यों नहीं समझ सकी थी? यदि जानती होती तो उन्हें कमरे में शिफ्ट करने की बात मुंह से ही क्यों निकालती। तो दोस्तों, सुहानी को तो समझ आ गया, लेकिन बहुत देर बाद। अब आप भी समझ जाइए कि घर की जान बड़े बुजुर्गों से ही होती है। बस यही कहूंगी कि माँ बाप की तकलीफों को कभी नज़रअंदाज ना करना। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती।